आर्याई सादर प्रणाम करता हूं और सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, महुआ महाराजगंज उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों, उनके अभिभावकों एवं पुनर्वास व्यवसायिकों हेतु ऑनलाइन क्षमतावर्धन कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम का विषय है शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप। आज के हमारी मुख्य वक्ता परम आदरणीय वीआरपी शैलजा मैम, शोधकर्ता एवं सलाहकार विशेष शिक्षा, अशोका विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा, पूर्व विभागाध्यक्ष विशेष शिक्षा संकाय NIPID सिकंदराबाद है। हमारा परम सौभाग्य है, मैम ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे बीच अपने विशाल अनुभव और बृहत्तम ज्ञान श्रृंखला की परंपरा को अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पांडे जी थोड़ा इंट्रोडक्शन शॉर्ट करिए। मैडम के पास टाइम कम है, इंट्रोडक्शन शॉर्ट करिए और प्रोग्राम शुरू करिए। जी, सादर प्रणाम सर। आदरणीय निदेशक सर हमसे जुड़ चुके हैं। मैं सर को प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूं कि हमारे यशस्वी निदेशक श्री रमेश पांडे सर आए और आज की कार्यक्रम है तो अपना आशीर्वचन प्रदान कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने में। थैंक यू पांडे जी। मैं बहुत आभारी हूँ शैलजा मैम के प्रति कि शैलजा मैम आज आपके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में आप जुड़ी हैं, अपना समय निकाली है। मैम आप हम सबके टीचर रही हैं, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैम। मैं अपने CRC की तरफ से, अपने नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारे CRC के दूसरे ऑफिसर्स और स्टाफ की तरफ से। मैम मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वी आर ऑल ईगरली वेटिंग फॉर योर प्रेजेंटेशन, सो आई अगेन वेलकम यू ऑल। जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनके प्रति भी मेरा आभार और सबसे रिक्वेस्ट है कि मैम को ध्यान से सुने, क्योंकि मैम के प्रेजेंटेशन से मैम का जो वास्ट एक्सपीरियंस रहा है उससे हम सबको बहुत लाभ होगा। और खासकर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जहां अवेयरनेस की कमी है, अर्ली इंटरवेंशन और लाइफ साइकिल अप्रोच के बारे में जागरूकता की बहुत कमी है, उससे हम सबको जानने का अवसर भी मिलेगा। और मैम मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता भी होगा कि हम लोग हमारी मिनिस्ट्री 7 CRCs पे और 7 नेशनल इंस्टीट्यूट पे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लॉन्च करने वाले हैं, जिसका सेटअप बन के रेडी भी है। तो आपके प्रेजेंटेशन से हम लोगों को भी, हमारी भी कैपेसिटी बिल्ड होगी, क्योंकि हम भी फिर फोकस तरीके से अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन सर्विसेज फिर अपने सेंटर में दे पाएंगे। सो आई अगेन वेलकम यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अवसर देने के लिए। और मैं चाहूँगी कि मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जो भी एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है वो मैं आपको हिंदी में ही बताने की। और अगर कहीं मेरे को दिक्कत आए तो आप लोग भी हेल्प करिएगा वर्ड्स मुझे देकर, ताकि प्रोग्राम अच्छा हो जाए और सब उसमें शामिल हों। तो आदरणीय निदेशक जी का धन्यवाद और सारे CRC स्टाफ जो इससे जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद। मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है मैं उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी कि जब अभी तो निपिड कहते हैं पर पहले उसको NIMH कहते थे इस संस्था को, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमने लिया था 2002 में और एक पैकेज हमने बनाया, इंक्लूसिव अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन पैकेज। मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें मैं ज़्यादातर उस पैकेज के बारे में बताऊंगी। वो आप अगर आप एक उसकी प्रति लेना चाहें तो वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है लाइब्रेरी निपिड में। आप कांटेक्ट कर सकते हैं लाइब्रेरियन को, वो आपको डिटेल्स देंगे।
और बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। तो मैं लेकिन उसके जो लक्षण हैं वो मैं बताऊंगी, जिसमें आपको ये बात समझ आएगी कि एक इंक्लूसिव सेटअप में अगर कोई भी लर्नर हो, स्टूडेंट हो, उसमें कुछ कमियां हो तो उसको अडेप्ट कैसे करेंगे, उसको और बच्चों के साथ में कैसे जोड़ेंगे, तरीके क्या हैं उसके। तो ये चीज़ जो है ज़्यादातर बुक्स में नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए आज के प्रेजेंटेशन में मैंने उस पर ज़्यादा जोर दिया है। मेरी सविता जी से इस विषय में बात हुई थी अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर। अगर 50 मिनट काफ़ी नहीं है उसके लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। अलग अलग डिसेबिलिटी के अलग अलग लक्षण होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है ताकि उस चेकलिस्ट को या उस टूल को आप अच्छी तरह यूज़ कर सकें। तो मैं चाहूँगी कि जब आपके पास समय ज़्यादा हो तो मैं ज़रूर उसके लिए आपको हेल्प कर सकती हूँ, अगर आप उसका नियंत्रण आप करना चाहते हो तो वो एक दिन का होगा और वर्कशॉप मेथड में होना चाहिए वो, लेकिन लेक्चर मेथड में उसका फायदा नहीं होगा। जी मैम कराऊंगी इस हाँ, तरीके की वर्कशॉप। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये मैं इंट्रोडक्शन में ही बताना चाह रही हूँ ताकि आप मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि मैं चेकलिस्ट बताऊंगी, वो सब आज नहीं हो पाएगा। जो हो पाएगा मैं उसको अच्छी तरह से कवर करना चाहूंगी, और वो उसका पैकेज का नाम है आरंभ पैकेज। लेकिन ऐसे पैकेज को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताऊंगी। 1992 में हमने 1987 में हमने अर्ली इंटरवेंशन यूनिट स्टार्ट किया था, NIMH, अभी निपिट कहते हैं उसको। तो उसमें हमने देखा कि जो बच्चे हमारे पास अर्ली इंटरवेंशन के लिए आ रहे थे, वो 4 या 5 साल के बाद जब रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन लेने जाते थे, इम्प्रूवमेंट होने के बाद में उन्हें एडमिशन नहीं मिलता था, और लोग तरह तरह के डाउट्स रेज करते थे कि पता नहीं आपका बच्चा एडजस्ट कर पाएगा या नहीं, हम उसको संभाल पाएंगे या नहीं। मतलब अज्ञानता के कारण वो उस जिम्मेदारी को लेने में झिझक रहे थे। तो हमने क्या किया, सारे प्री स्कूल्स जितने भी हैदराबाद सिकंदराबाद में प्री स्कूल्स थे, जो हम जैसी सोच रखते थे, उनको हमने एकत्रित किया, और उनके लिए हमने वीकली मतलब हर हफ्ते में सैटरडे 2 घंटे हम वर्कशॉप करते थे। तो उनके जो भी समस्याएं होती थी, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन के बारे में हो, असेसमेंट के बारे में हो, क्लासरूम में करिकुलम अडेप्ट करने के बारे में हो, मटेरियल्स तैयार करने वाली हो, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग देनी हो, या इवैल्यूएशन करना हो, या उनको आगे प्रमोट करना, तो सारे मुद्दों को हम लेकर उनके साथ में बच्चों के आधार पर उनके जो वास्तविकता जो उनकी है डेवलपमेंट की, उसको हम चर्चा में लाकर और उनके साथ में वर्कशॉप्स करते थे। तो उस वक्त हमने 3 साल हमने ये एक्सरसाइज किया, उससे काफ़ी फायदा हुआ, स्कूल भी बड़े खुश हुए, और हमारे पास करीब करीब 150 स्कूल्स जुड़ गए थे हमारे साथ। तब उन्होंने एकत्रित होकर एक ही बात कही कि हमें एक पैकेज चाहिए। हम हमेशा तो आपके पास आ नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी समय नहीं मिलता है काम के कारण, तो हमें एक पैकेज चाहिए। तब हम लोगों ने यूनिसेफ को रिक्वेस्ट किया कि बहुत सारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पैकेजेस हैं, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन पैकेज नहीं है, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है ECSE, मतलब अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन। उन बच्चों के लिए जिनमें डेवलपमेंट की कमी हो या किसी कारण से वो सीख नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम जहाँ पर भी हम विशेष पद्धति का हम इस्तेमाल करते हैं उस बच्चे को मतलब ट्रेनिंग देने के लिए, तब वो ECSE हो जाता है, वो मेथड को मतलब दर्शाने के लिए। तो उसके लिए हमने ये जो पैकेज बनाया, तो इसमें हमें ये देखने को मिला, ये पैकेज में जब हम उसको हम फील्ड ट्राई कर रहे थे, तो टीचर्स भी समझना शुरू कर दिया था उन्होंने कि बच्चे को कहाँ पहचानना है, क्या दिक्कत है, क्यों ये बच्चा औरों की तरह सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, डिसेबिलिटी आपने आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ साथ उसकी कमियां क्या हैं, उसको असेस करने की विधि भी जानना बहुत जरूरी है टीचर्स। तो ये पैकेज जो हमने लिया था, मोना कार्डोस, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक प्लीज, थैंक यू। तो उसमें ये जो हमने स्कूलों के साथ में काम किया, फिर उनके पेरेंट्स के साथ में काम किया, फिर हम स्कूल जाकर उनको रिसोर्स मटेरियल देते थे, जैसे करिकुलम कैसे अडेप्ट करना है, करिकुलम कैसे बदलना है, और सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं, अगर वो बच्चा किसी क्लास में है तो पूरे क्लास के लिए कैसे बदलना है।
तो आप देखेंगे ये जो आरंभ जो पैकेज हमने मतलब मैंने जो शेयर करने का सोचा आपके साथ, उसमें ये सारे स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी। अब मैं चाहूंगी कि सुमित आप जरा स्क्रीन ओपन करेंगे प्लीज, पीपीटी दिखाइएगा। जी मैम कर रहा हूँ। आप करते रहिए, मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो इसमें हमें एक चीज पता चला, ये 10 महीने का प्रोग्राम हमने बना, इसमें करिकुलम हमने बनाया है 10 महीने का, इसीलिए क्योंकि हमने ये मतलब सीखा है कि अगर एक नॉर्मल बच्चा 1 महीने में जो सीख सकता है और किसी बच्चे में डेवलपमेंट की कमी हो तो वो 3 से 4 महीने लगा सकता है उसी चीज को सीखने के लिए। तो हालांकि हमने 10 महीने के लिए बनाया है, लेकिन हो सकता है अगर किसी बच्चे में डेवलपमेंटल चैलेंजेस हों उसको समय ज्यादा लग सकता है। तो टीचर्स को हम हमेशा यही कहते हैं कि 3 या 4 महीने का टाइम उस बच्चे को देना जरूरी है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे जब बच्चा इंप्रूव हो जाता है तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, वो सीखना भी आसानी से शुरू करता है। फुल स्क्रीन कर सकते हैं सुमित इसको स्लाइड शो मोड में? जी मैम। और खैर ये तो इसीलिए मैंने इसका नाम आरंभ इंक्लूसिव पैकेज फॉर ईसीएसई रखा है। और इंक्लूसिव इसीलिए है क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी, इसमें जितने भी एक्टिविटीज हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उस उम्र के बच्चे जैसे 3 से 6 साल के बच्चे जिसको हम प्री स्कूल एज में गिनते हैं, और उसके साथ साथ जो भी डिजेबिलिटीज हैं, यहाँ पे जो जो डिजेबिलिटीज हमने इंक्लूड की हैं वो मैं थोड़ी सी आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। स्लाइड चेंज करेंगे सुमित? तो ये जो प्रोजेक्ट था ये 2002 में हमने इसको रिलीज किया था ये पैकेज को, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट चला था वो 3 साल चला था। मतलब टीचर्स के साथ में, स्कूल्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में काफ़ी हमने अनुभव इससे पाया और उसके बाद हमने आइटम्स को फाइनलाइज किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो पैकेज है, ये पैकेज की इसमें कौन कौन से डिसेबिलिटीज इंक्लूडेड हैं? एक तो नॉर्मल बच्चों के लिए है, इसको आप नॉर्मल बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्लाइड बदलिएगा और इसको स्लाइड शो में रखिएगा, ये थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा सुमित। स्लाइड शो में मैम ये सपोर्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली। क्यों? नीचे वो होता है ना एक आइकॉन, उस पे ये वाला, उस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? नहीं एक्चुअली यहाँ हो जा रहा है, लेकिन जो तो फिर उसका फॉन्ट बढ़ाइए, फिर कुछ 150 करिए, दिखेगा नहीं तो उसको 150 इंक्रीज कर दीजिए। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं ना? मैं ट्राई करूं नहीं तो कर दो इससे। तो इसमें जो और प्री स्कूल में क्यों इंक्लूजन के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए? एक तो ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें अंतर बहुत कम होता है। जो बच्चे डेवलपमेंटली डिलेड हों या किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हों और उनके डेवलपमेंट पे असर हुआ हो, तो ये देखेंगे कि आप इन नॉर्मल बच्चों में इनमें डेवलपमेंट में जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, तो पेरेंट्स उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। और जो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी झिझकते नहीं हैं इन बच्चों को शामिल करने में। तो ये सारी चीजें, एटीट्यूडनल बैरियर्स अपने आप इसमें जो है संभल जाती हैं। दूसरी बात यह है कि छोटे बच्चे उनके जैसे प्री स्कूल लेवल पे करिकुलम बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो ये जरूरी नहीं कि बच्चों को बहुत बड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स स्किल्स हों, बहुत सिंपल स्किल्स के साथ वो इन कामों में शामिल हो सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण प्री स्कूल लेवल एक अच्छा स्टेज है इंक्लूजन के लिए। तीसरी बात, ये जब पेरेंट्स उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ 2.5 घंटे या 3 घंटे स्कूल में रहते हैं प्री स्कूल में, बाकी समय तो वो पेरेंट्स के साथ ही गुजारते हैं, तो ये कोशिश होती है कि पेरेंट्स को इसमें शामिल किया जाए। तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स भी जुड़ने के कारण उनकी जो है अवेयरनेस आ जाती है, वो समझना शुरू करते हैं कैसे ये स्किल्स को घर पे कैसे ट्रांसफर किया जाए, घर पे कैसे प्रैक्टिस किया जाए। तो इंक्लूजन घर पे भी होना शुरू हो जाता है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं। वो सिर्फ स्कूल के हद तक सीमित नहीं रहती, वो घर के लेवल पर भी वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ मेरा बच्चा सीख रहा है और हमें भी जानकारी है कि इसको कैसे हेल्प करना है। तो आगे जो भी समस्याएं आएंगी उसमें पेरेंट जो है अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ उसमें काम कर सकते हैं। और आखिरी चीज जो है, प्रिवेंशन सबसे बेहतर तरीका है। प्रिवेंशन के लिए तो और कोई मार्ग नहीं है, उससे बेहतर तो और कोई चीज नहीं है। तो प्रिवेंशन को ही हम अपना मार्ग बनाएंगे
कि एम्बुलेंस, जैसे एम्बुलेंस अप्रोच, आप एम्बुलेंस कब बुलाते हो? जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो, बिल्कुल लास्ट स्टेज में हो, बहुत दिक्कतें हो, तब हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एम्बुलेंस नहीं बुलाना है, हमें प्रिवेंशन करना है। समस्या आने से पहले उसको कैसे रोकथाम करें, और आगे की जो प्रॉब्लम्स, जो भी बच्चे की जो डेवलपमेंट में और भी समस्यादायक कोई अगर टर्निंग आए उसमें, या कोई इस तरह के इफेक्ट्स आए, उसको हम कैसे रोक पाएं। तो इसलिए प्री स्कूल लेवल पे इंक्लूजन को मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारे फायदे हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू सुमित, अब अच्छा दिख रहा है अभी। गोल क्या है, क्यों ईसीएसई को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ना होकर उसमें स्पेशल एजुकेशन क्यों जोड़ा है? कि इसलिए क्योंकि ये माना गया है कि अगर कोई भी एक एरिया में, जैसे एक डोमेन, डेवलपमेंटल डोमेन में, या एक क्षेत्र में बच्चे की डेवलपमेंट में अगर कोई कमी आ जाए, उसका असर दूसरे एरियाज में अपने आप होना शुरू हो जाता है, उसमें भी समस्याएं अपने आप आती हैं। तो उसको हमें रोकथाम करना है, ठीक है। तो उसमें अब कौन कौन से एरियाज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा? मोटर एक्टिविटी, जैसे हरकत करता है बच्चा, हाथ पांव हिलाता है, मांसपेशियां और हड्डियों के साथ में जो कार्य करते हैं बच्चे, तो वो बहुत जरूरी है। सतीश जी, आप अपना माइक बंद करिए प्लीज। सतीश जी, अपना माइक बंद करिए, थैंक यू। सुमित, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सुमित, स्क्रीन नहीं दिख रहा, हाँ थैंक यू। तो मोटर एरिया एक है, फिर सामाजिक रूप से दूसरों के साथ तालमेल जोड़ना, मिलना जुलना। शबीना बानो, अपना माइक बंद करिए प्लीज। शबीना बानो, माइक बंद करिए। उसके बाद में उनके इमोशनल लेवल पर, अफेक्टिव मतलब इमोशंस, स्पंदन, और फिर कम्युनिकेट करना। सविता जी और सुमित जी, आप ना जो लोग माइक अनम्यूट कर रहे हैं उनको प्लीज रिक्वेस्ट करिए बंद करने के लिए, मुझको बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, साउंड्स आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोगों को भी सुनने में प्रॉब्लम आएगी। अपना अपना माइक चेक करते रहिए, अपने अपने, कई बार अपने आप ऑन हो जाता है, हम जानते नहीं है उस पर, तो इसलिए चेक करिए। शबीना, सबिता आपका, अच्छा ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है, जैसे आप ग्रहण करना, अगर कोई आपसे कोई बात कह रहा है तो उसको ग्रहण कर पाते हैं या नहीं, और फिर उसको ग्रहण करके फिर उसका जवाब कैसे देते हो, तो ये कम्युनिकेशन में आता है। तो उसके बाद में जो बच्चे खास करके जिनके ब्रेन में अगर कोई नुक्स हो या कमी हो उसके डेवलपमेंट में, तो ये देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, मतलब जो सोच समझ के जो व्यवहार हम करते हैं उसमें भी कमियां देखते हैं। तो कोई सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है, इसकी जो है सोच उन बच्चों में कम होती है। तो ऐसी चीज़ों में हम ये चाहेंगे कि बचपन से ही अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, इन चीज़ों को पहचाने हम, ताकि सही समय पर हम उन कामों को हम बच्चों को सिखा सकें और समस्या आगे बढ़ ना पाए, और जो समस्या है उसी पे हम सीमित रहें, और जो भी उम्र के हिसाब से जो उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के हिसाब से, उस पे हम ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। तो ये ईसीएसई में इन बातों का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और रिस्पॉन्स रेपिट्योर मतलब जब हम किसी से जुड़ते हैं, कोई समाज में या क्लास में, कभी खेल रहे हैं, कभी हम घर में और लोगों के साथ घरेलू हम माहौल में जब हम जुड़ते हैं, तो हम जब जुड़ते हैं तो वो एक चेन बन जाता है, रिलेशनशिप का एक चेन बन जाता है, और उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसके जो असर होता है, वो आगे भी हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार ये देखा गया है कि जो संबंध, जो इसका जो चेन होता है, कई बच्चे उम्र के हिसाब से उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। तो अगर हम बचपन से ही बच्चों को माहौल में अगर हम उनकी सही और गलत का उनको गाइडेंस दें और उनको ट्रेनिंग दें हम, और उनको सपोर्ट दें, उनको ना कि हम नकारें कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, देखो वो तुम्हारा फ्रेंड कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे, ऐसी चीज़ें ना कहें, ऐसी चीज़ें ना कहकर वो चीज़ बताइए जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे वो सीख सकता है। तो सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक उसके लिए सपोर्ट देनी चाहिए, ना कि नकारात्मक रूप से।
तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चे की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आप बनाए रखेंगे और उसको आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा जिसके कारण वो अपनी समस्याओं को भी आपसे शेयर करेगा। तो ऐसा एक रिलेशनशिप बनना बहुत ज़रूरी है। तो संबंधों का भी यहाँ पे बहुत अहमियत है बचपन से, अगर बच्चों को हम ऐसे सपोर्ट देंगे तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये तो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ईसीएसई के बेनिफिट्स बताए हैं, तो इंक्लूजन, पहले इंटीग्रेशन कहते थे, लेकिन इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में ये अंतर है कि इंटीग्रेशन में सिर्फ हम उस बच्चे के हद तक ही हम उसको ध्यान देते हैं, लेकिन इंक्लूजन में जो बच्चा डिसेबिलिटी के साथ है उसके साथ साथ हम नॉर्मल बच्चों के ऊपर भी ध्यान देते हैं। मतलब सबको एक साथ जोड़कर हम कोई भी काम करेंगे, सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे के लिए नहीं करते हैं, सबको जोड़कर हम साथ चलते हैं। तो ये फर्क है इंक्लूजन और इंटीग्रेशन में। तो उसके फायदे ये हैं कि बच्चे जो हैं दोस्ती जल्दी बनाते हैं, इवन नॉर्मल बच्चे भी घबराते नहीं है डिसेबल्ड बच्चों को, उनके साथ कैसे बर्ताव करना है ये वो गाइडेंस, टीचर्स के गाइडेंस के साथ सीख जाते हैं। वो ये भी समझ जाते हैं कि इस बच्चे के साथ अगर मुझे बातचीत करनी है तो क्या तरीका होना चाहिए। वो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करते हैं। तो ऐसा मत सोचे कि बच्चे छोटे हैं वो क्या समझेंगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चे बचपन से ही बहुत सेंसिटिव होते हैं और छोटी छोटी बातों को वो भांप लेते हैं। तो सोशल स्किल्स भी उनकी इम्प्रूव हो जाते हैं, वो सबको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो वहीं से इंक्लूजन की शुरुआत हो जाती है, क्लास में ही। और फैमिलीज भी जो हैं, जो इन बच्चों के फैमिलीज हैं, उनके लिए भी काफ़ी सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि चलो हमें मालूम है अगर समस्या है तो उसको कैसे झेलना है, उसका क्या तरीका होगा, क्या कौन से मेथड से हमें उसको हेल्प करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूजन में इनके फ़ायदे हो सकते हैं। और फैमिलीज भी आपस में एक दूसरे से अपने अपने अनुभव शेयर करके एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। अगर एक फैमिली ने कोई अनुभव उनका रहा हो जो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा हो, तो वो उन फैमिलीज को गाइड कर सकते हैं जो अभी उस समस्या से झेल रहे हैं। तो ऐसे फैमिली टू फैमिली सपोर्ट भी इनमें इंक्लूजन प्रोग्राम्स में बन सकती हैं। तो ये सारे फायदे होते हैं इंक्लूजन से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और क्योंकि हमारे देश में अभी फैमिलीज का एक बहुत अच्छा मतलब एक तालमेल है, हमारे पास फैमिलीज को बहुत अहमियत देते हैं। अगर कोई फैमिली में एक बच्चा डिसेबल्ड है तो अगर उसके पेरेंट्स ने सक्सेस अचीव किया है तो पेरेंट्स जो है ऐसे पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा देखते हैं और उनकी बात मानते हैं। अगर आप प्रोफेशनल होकर कहेंगे तो भी शायद उसको इतना नहीं मानेंगे जितना कि उस फैमिली को वो अहमियत देंगे और उनकी बात को मानेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये एक नेचुरल बॉन्ड होता है फैमिली टू फैमिली, तो उसका फायदा हम ले रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा पैकेज के बारे में बताना चाहूँगी। तो ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है, नॉर्मल और डिसेबिलिटी कैटेगरीज के लिए। एक्सक्यूज मी। डिसेबिलिटी कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकते हैं बच्चों का। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपको एलडी भी आएगा, ऑटिज्म भी आएगा, सीपी भी आएगा, ये सारे कंडीशन आएंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट या लो विजन, अगर ये दोनों कंडीशंस हो उनके लिए भी स्ट्रैटेजीज इस पैकेज में हमने शामिल किया है। जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत हो, हियरिंग प्रॉब्लम हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो या डेफिसिट हो, ऐसे बच्चों के लिए भी स्ट्रैटेजीज इसमें है। जिन बच्चों को मूवमेंट में प्रॉब्लम हो, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट है, फिजिकली हैंडीकैप है, उन बच्चों के लिए भी इसमें मेथड्स हमने इंक्लूड किए। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो करिकुलम इस तरीके से बनाया गया है इस पैकेज में, जहाँ पर इन सारे बच्चों को जोड़कर एक ही एक्टिविटी को सभी बच्चों के साथ में आप काम कर सकते हो टीचर। ठीक है, अगर एक 25 बच्चे हों क्लास में, ये पैकेज उसके लिए सही रहेगा। उससे अगर क्लास साइज बड़ा हो सकता है कहीं दिक्कत आए। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको मालूम है रेशियो जो होना चाहिए डिसेबिलिटी बच्चों का और नॉर्मल बच्चों का कितना होना चाहिए। अगर आपके पास 25 बच्चों का ग्रुप है प्री स्कूल में, तो उसमें आप 3 से 4 बच्चे डिसेबिलिटी के साथ में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका रेशियो बताया गया है जो सही माना गया है। ताकि ये इसलिए है रेशियो, ताकि जो नॉर्मल बच्चे अगर ज़्यादा परसेंटेज में रहेंगे तो डिसेबिलिटी बच्चे उनके बिहेवियर को जब वो फॉलो करेंगे तो वो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे।
तो हमेशा जिस चीज को फॉलो करना है ऐसे नंबर्स ज्यादा होने चाहिए, तभी इंक्लूजन सही हो सकता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और एक बात है कि इसका लक्ष्य क्या है, आरएम पैकेज जो हमने बनाया है उसका लक्ष्य क्या है। एक तो जानकारी देना पेरेंट्स को, रेगुलर प्री स्कूल टीचर्स को, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो टीचर्स हैं उनको, और कोई भी ऐसे संस्था ये जो 3 से 6 साल के बच्चों के साथ में जुड़ा है, और जैसे कई बार क्रश होता है, प्ले स्कूल्स होते हैं, उसमें भी इसका काम मतलब इस पैकेज को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लक्ष्य हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास प्री स्कूल्स में जो करिकुलम अडेप्ट हो रहा है ये टिपिकल बच्चों के लिए है, जबकि एटिपिकल बच्चों के लिए करिकुलम अडेप्टेशन बहुत कम जगहों पर है। तो इसीलिए इस पैकेज का काफी फायदा हो सकता है, कोई भी स्कूल इसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हिस्टोरिकल बेसिस में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ज्यादातर आप लोगों को मालूम होगा, अपने अपने कोर्सेस में इस चीज को आपने कवर किया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी इसकी जो शुरुआत हुई थी इंक्लूजन और इंटीग्रेशन, पहले तो इंटीग्रेशन से शुरुआत हुई थी, उसके बाद में सुमित जी स्लाइड्स आगे बढ़ा दीजिए प्लीज। सुमित जी एक मिनट मैम, हिस्टोरिकल बेसिस पे ले लीजिएगा स्लाइड। हाँ, तो उसमें यूएस में 1975 में उन्होंने PL 94-142 जो लॉ है, पब्लिक लॉ, उसके तहत उन्होंने इंटीग्रेशन को एनकरेज किया था मेन स्ट्रीम स्कूल्स में, मतलब रेगुलर स्कूल्स में। और उसी चीज को देखकर यूके में 1986 में, 82 में उन्होंने पहले किया, फिर उसको रिवाइज करके 86 में उन्होंने इसी चीज को वहां पे लागू किया। तो ये दोनों देश जो हैं काफी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मार्गदर्शक रहे हैं। तो इनके अनुभव से देखकर इसका जो भी अनुभव रहा है उसके आधार पर यूनेस्को ने एक सलामांका स्टेटमेंट करके एजुकेशन फॉर ऑल EFA करके 1994 में उन्होंने एक कन्वेंशन उसमें साइन किया था, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री था 1994 में। उसके बाद ही जब डेलीगेशन इंडिया वापस आई, उन्होंने भी प्लान बनाया कि इस एजुकेशन फॉर ऑल जो चाहते थे कि 2010 तक उसको हासिल कर सकें, तो हमारे विशेषज्ञों ने भी वापस अपने देश में पूरा सिचुएशन स्टडी करके सरल शिक्षा अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसकी अवधि थी 2002 से 2012, मतलब 10 साल को उसको इम्प्लीमेंट करना था, उसके बाद उसका रिव्यू करना था। तो इस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान हमारे देश में आए। तो ये एक समय पर हुई बात नहीं है, ये कई सालों से, कुछ दशक इसके ऊपर काम हुआ है और अलग अलग विशेषज्ञों ने इस पे काम किया है, तब जाकर हमारे पास ऐसे प्रैक्टिसेस आज की तारीख में हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको और भी आगे बढ़ा दिया है, जहां पर पहले क्या होता था 6 साल से लेके 16 साल तक ही उनमें शामिल किया जाता था कंपलसरी एजुकेशन में, लेकिन अब क्या हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 साल से शुरू कर दिया, मतलब प्री स्कूल को भी उसमें जोड़ दिया और 18 साल तक उसकी अवधि बढ़ा दी है। और ये इसमें ये 3 चीजों का बहुत अच्छा है। एक तो उम्र उन्होंने बढ़ा दी है उसमें जो इंक्लूड करने के लिए, दूसरा उन्होंने मातृभाषा पे ज्यादा जोर दिया है, जो 5th क्लास तक उनको जो पढ़ाई आप करेंगे क्लास में वो मातृभाषा के आधार पर हो। और तीसरी बात, 6th स्टैंडर्ड से एजुकेशन को उन्होंने वोकेशन के साथ जोड़ा है, ताकि वो बच्चे जो शायद आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं या उनमें वो हुनर नहीं है, वो कम से कम अपनी अवधि अपने जीने के आधार के लिए वो ऐसे स्किल्स सीखेंगे जिससे वो जब तक स्कूल खत्म हो जाए वो सीधा वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मतलब आप समय रहते ही प्रिवेंटिव और अच्छे मार्गदर्शन से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, ये कहने का मतलब। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो NEP में आप देखेंगे कि पहले अगर आप उसमें जब केयरफुली देखेंगे तो पहले 9 ड्राफ्ट का जो नंबर्स हैं, पेजेस के नंबर्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेज नंबर 5 से लेके 9 तक
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि 85% क्योंकि ब्रेन बच्चों का 6 साल के अंदर ही डेवलप हो जाए, अभी 85% नहीं 90% माना जाता है कि ब्रेन डेवलप हो जाता है। ब्रेन डेवलप होता है मतलब उसकी जो कनेक्शंस होती हैं, न्यूरल कनेक्शंस, अलग अलग सेंटर्स के बीच में जो जुड़ाव होता है वो चीज़ एस्टैब्लिश हो जाती है और वो एक बुनियादी तौर पे वो आगे हमारे सीखने के लिए बहुत काम आती है। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि सेंसरी मोटर एक्सपीरियंसेस जितने आप 6 साल के अंदर बच्चे को देंगे उतनी उसकी सोचने समझने की शक्ति भी उतनी कायम रहेगी। जो भी कुदरती तौर पे उसको जो मिला है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको हम कायम रख सकते हैं। हम क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रेन के किसी डेवलपमेंट ये या कोई भी उसमें नई कनेक्शंस होती हैं, अगर उसको हम इस्तेमाल में नहीं रखेंगे तो वो कनेक्शन मतलब उसको हम खो देते हैं, फिर बाद में वो नहीं आता है, वो मौका नहीं मिलता है। तो कई बार ये होता है, ये देखा गया है कि अगर हम बच्चे को स्टिमुलेट नहीं करेंगे, बच्चे को हम इंगेज नहीं रखेंगे, बच्चे को हम शामिल नहीं करेंगे, तो उसकी कई ऐसी कुदरती चीजें हैं जो वो कर सकता था लेकिन अवसर ना देने के कारण हो सकता है उस चीज को वो कभी सीख ना पाए। तो ये रिस्क है बच्चों में। तो इसीलिए 6 साल के अंदर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चा किससे संबंधित है, किसको वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो कौन सी ऐसे रिएक्शन दिखा रहा है जिससे हमें समझ आ रही है कि उस चीज से जुड़ रहा है, उसको इनकरेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज ये हमेशा हर पेरेंट को, हर टीचर को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और खास करके स्टूडेंट्स, जब आप छोटे बच्चों के साथ काम करोगे तो ऐसा मत सोचिए कि छोटे बच्चे क्या समझेंगे ना, उसी टाइम पर वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत हर चीज को बारीकी से वो झेल लेते हैं, मतलब समझ जाते हैं, तो उनके ऊपर इम्प्रेशन बहुत डीप बैठता है और यही जाकर आगे उनके आगे सालों में जब वो स्कूल में जाते हैं तो वो उनके बहुत काम आता है। और एक और चीज है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके जो भी एक्सपीरियंस आप बच्चे को दोगे उसके पहुंच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए बच्चा डिसेबल्ड है वो स्कूल नहीं जाएगा, तो नहीं, घर तक पहुंचाना जरूरी है। अगर उसको एजुकेशन घर तक आप पहुंचा सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि इसीलिए करिकुलम एडेप्टेशन बहुत जरूरी है, इस चीज को उसमें एम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। सुमित स्लाइड चेंज करिएगा। हाँ, तो एक और इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। ये तो आपको मालूम है ECC मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में 6 साल के बच्चों, 3 से 6 साल के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो उसमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान दिया, एक्टिविटी बेस्ड हो, मतलब ऐसी चीजें हो जो बच्चा उत्सुक हो, उसको देखकर उसको चैलेंज करें हम, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करे। और जरूरत से ज्यादा आप उनको सपोर्ट देंगे तो वो खुद नहीं सीखेगा, फिर उसमें शामिल होने की उसमें जिज्ञासा नहीं होगी। तो जिज्ञासा रूप से आप उसको उसमें शामिल करने की कोशिश करें। और जरूरी नहीं है कि आप अल्फाबेट्स और नंबर्स के साथ शुरुआत करें ना, चीजें जो हमारे माहौल में है, आसपास की जो चीजें हैं, उससे बहुत कुछ बच्चा सीख सकता है। उसके बाद जाकर आप अल्फाबेट्स और नंबर्स पे आइएगा। पहले उसके माहौल को समझने दीजिए, उसको वो कैसे उसके साथ में वो अपने जीवन को जोड़े, इसको ऊपर अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे वो ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं पर सेंसरी मोटर कनेक्शंस जो हैं अच्छी तरह बन जाती हैं ब्रेन में। और दूसरी बात ये है कि बच्चे की जो सोशल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अगर उससे जुड़ेंगे, पेरेंट्स उसके अंदर एक विश्वास पैदा करेंगे, पेरेंट्स उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे को भी अगर उसको कोई समस्या है, उसको मालूम है कि मेरे साथ पेरेंट्स हैं, उसको हिम्मत होगी किसी भी रिस्क को लेने के लिए और उसको डर की भावना नहीं होगी। तो ये इन चीज़ों को पेरेंट्स के, इसीलिए पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक अच्छा विश्वासदायी और एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाले ऐसे संबंधों को अगर हम डेवलप करेंगे तो वो बहुत फायदेमंद है। इस चीज़ पे बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो इसलिए पेरेंट्स को साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है खास करके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो अभी देखिए क्या अंतर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और जो पहले हमारा पॉलिसी था उसमें सिर्फ 3 विभाजन किए गए, जबकि अभी इसमें 4 विभाजन किए हैं, जहां पर 6 साल के अंदर अब दिखाया गया है कि
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अर्ली इंटरवेंशन की देखभाल करता है। आशा वर्कर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं और ये बच्चे जब पैदा होते हैं और उनमें अगर कोई कमी पहचानी जाती है, उन बच्चों को RBSK सेंटर्स के साथ, जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हैं, उनके साथ जोड़ा जाता है। वहां पर वो 3 साल तक उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद इन बच्चों को आंगनवाड़ीज के साथ जोड़ा जाता है। तो पहले क्या था, आंगनवाड़ीज और RBSK अलग अलग थे, अब उन दोनों को एक साथ काम करने के लिए बोला गया ताकि बच्चों को कंटिन्यू करने में मतलब गैप ना आए। अगर कोई बच्चा 3 साल का हो गया तो उनकी जिम्मेदारी है RBSK की वो आसपास के आंगनवाड़ी सेंटर को ढूंढे और उनको समझाएं इस बच्चे में क्या कमी है, इसको कौन सी पद्धति से उसको सिखाना पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीजें जो इंटरेस्ट लेता है बच्चा, जैसे उसकी रिपोर्ट दे दें, उसके साथ शेयर करें। तो अभी लिंक को जोड़ा गया है RBSK और आंगनवाड़ीज में। और उसके बाद में ये जो ग्रुप है मतलब 6 साल से लेके 8 साल तक, तो वहां पर क्या होता है कि आंगनवाड़ी जो है उनको एक प्राइमरी स्कूल से जुड़ना पड़ेगा ताकि क्लास 1 के टीचर से वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें, जैसे आपके मतलब रेगुलर स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, प्राइमरी स्कूल्स हों। लेकिन जिम्मेदारी जोड़कर करना है, मतलब दोनों को जुड़कर काम करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आंगनवाड़ी में हो गया 6 साल का बच्चा, अब मुझे फिक्र नहीं ना, जब तक उस बच्चे को प्लेसमेंट नहीं हो जाती क्लास 1 में और उस टीचर के साथ वो संपर्क नहीं करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे लिंक बनाए गए हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में लिंक्स बनाए गए हैं ताकि जो स्टाफ है वो साथ में काम कर सके। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये 4 जो विभाजन किए हैं, इनको स्टेजेस भी बताया गया। फाउंडेशनल प्री स्कूल पे आएगा, फिर प्री प्राइमरी जो है प्री स्कूल टू क्लास 1 में आएगा, मिडिल स्कूल फिर जो है सर्व शिक्षा अभियान और RMSA में आएगा, और फिर उसके बाद में जो है हायर सेकेंडरी लेवल पर जैसे क्लास 12 तक उनको मतलब कंटिन्यू किया जाएगा। तो हर एक में लिंक को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब इंक्लूजन को हम उसकी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो वो हर बच्चा हर एक एरिया में शामिल हो, भाग ले और लोगों के साथ में काम को उसमें पार्टिसिपेट करे। ये नहीं कि आपने क्लास में बिठा दिया तो इंक्लूजन हो गया, ना, बिठाने से इंक्लूजन नहीं होता है। जब तक उस एक्टिविटी को हम उस बच्चे के लिए साधन क्रिएट करें, उसको भी और बच्चों के साथ में जोड़ेंगे, उनके साथ साथ वो बच्चा भी काम कर रहा है, तब जाकर उसको इंक्लूजन कहते हैं। मतलब फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पूरे एजुकेशन एक्टिविटीज में। वही इंक्लूजन एम्प्लॉयमेंट में भी लागू होगा, वही इंक्लूजन पब्लिक सर्विसेज में, जैसे आप बस में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, किसी म्यूजियम आप विजिट कर रहे हो, तो सारे कंज्यूमर, किसी शॉप में आप जा रहे हो, तो अगर एक्सेसिबल नहीं है, उस बच्चे को जाने में दिक्कत हो रही है, उस फैसिलिटी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंक्लूजन नहीं कहलाएगा। तो कंज्यूमर जो नीड्स हैं उस पर भी इंक्लूजन को जोड़ा गया है। रिक्रिएशनल, जहाँ पर अपनी दिलचस्पी के आधार पर आप कोई काम करने, जैसे आपकी टैलेंट ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, आप किसी आर्ट स्कूल में जाना चाहते हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ स्कूल्स में जो है रैंप्स बनाएं। अगर आर्ट स्कूल अगर बच्चा जाना चाहता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी रैंप्स की जरूरत है। तो मतलब कहने का मतलब है कि रिक्रिएशनल, जो उसकी दिलचस्पी की जो जरूरतें हैं, उसको भी पूरा करने के लिए उस जगह को हम उसकी पहुंच तक लाना या ऐसे सुविधा देना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी में जैसे आपने फेस्टिवल्स हो रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, फैमिलीज आप मिलकर कोई ओकेजन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें भी बच्चे को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो इंक्लूजन देखिए घर के हद तक भी जाती है, और यही देखा गया है कि स्कूल्स में आप इंक्लूसिव सेटअप बनाते हो लेकिन घर में इंक्लूजन नहीं है, तो वो भी वहां पे फिर कमी वहीं की वहीं रह जाएगी। मतलब जो भी टिपिकल सोसाइटी है। हेलो, इको हो रहा है सुमी। ओके, तो ये सारी जो टिपिकल एक्टिविटीज हम एक दिनचर्या में जब हम करते हैं, वो सारी चीजें इन डिसेबल बच्चों के तक भी पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अभी देखिए मैं इसके पैकेज के बारे में शुरू कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले तो इसमें कैलेंडर होता है जो 10 महीने का करिकुलम दर्शाता है, उसके डिटेल्स में आपको बताऊंगी, लेकिन उस कैलेंडर में 5 तरह के एक्टिविटीज हैं। संभाषण जैसे कन्वर्जेशन, गेम्स होती हैं, सॉन्ग्स जैसे राइम्स हों, कहीं क्षेत्रीय लेवल पर कुछ हमारे दादी नानी हमको गाना सिखाते थे, उसमें कॉन्सेप्ट सिखाते थे, नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स हो, नाम का कॉन्सेप्ट हो, या कोई त्योहार के बारे में कुछ उसमें विविधता हो। तो ये चीज़ें जो उसमें आप राइम्स जैसे, पोएम्स जैसे कहते हैं, चुटकुले, या फिर रिडल्स को क्या बोलते हैं, जैसे पजल्स टाइप में, कोई आप सवाल पूछे, बच्चा उसका जवाब दे पाता है ये नहीं, अपने आप माहौल को देखकर समझकर, इस तरीके से कहानियाँ और क्रिएटिव एक्टिविटी जो अपने खाली टाइम पर बच्चा करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो हर एक एक्टिविटी को कलर दिया गया है। जब हम कन्वर्सेशन की बात करेंगे तो ग्रीन कलर दिया गया है, मतलब उसका जो भी एक्टिविटी होगा उसमें ग्रीन कोड होगा। गेम्स होंगे तो ब्राउन कोड होगा, सॉन्ग्स या पोएम्स होंगे तो पिंक कोड होगा, और अगर कहानियां हैं तो उसमें ब्लू कोड होगा, और अगर क्रिएटिव एक्टिविटी है तो येलो कोड होगा। मैं आगे उसका चित्र मैंने उसमें दिखाया है पीपीटी में, आपको बात समझ आएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, एक्टिविटीज देखिए 280 एक्टिविटीज हैं। इन हर एक एक्टिविटी में तरीका ये है, जिस तरीके से लेआउट उसका डिजाइन जो किया गया है, एक्टिविटी में 2 तरह की स्टेप्स होंगे। एक तो नंबर दिया होगा, और अगर वो नंबर वाला जो स्टेप होगा, जैसे 1 से लेके 5 तक स्टेप्स हैं, तो जहां नंबर लिखा होगा इसका मतलब है वो वाला एक्टिविटी डिसेबल्ड और नॉर्मल बच्चे दोनों ही साथ में उसको आराम से फॉलो कर सकते हैं उस स्टेप को। लेकिन अगर समझ लीजिए दूसरे स्टेप पे ऐसा लगेगा कि जो लो विजन बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी दिया गया है, उसके लिए मेथड दिया गया है, और वहां पे एक चिन्ह बनाया गया है लो विजन का। मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो देखिएगा। तो हर एक डिसेबिलिटी के लिए चिन्ह यूज किया गया है। अगर चिन्ह है इसका मतलब है वो स्टेप में आपको सावधानी लेनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा उस स्टेप को देखना पड़ेगा, और उस एक्टिविटी को, ये जो मेथड है उसको भी उसके आधार पर सभी बच्चों को दिखाना पड़ेगा। तो वो इंक्लूजन के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ एक टीचर्स मैनुअल है। तीसरा हिस्सा इस पैकेज का ये है कि टीचर्स मैनुअल। टीचर्स मैनुअल इसलिए ताकि डिसेबिलिटीज के बारे में उसमें विवरण दिया गया है, उनको कैसे पहचानना है, उसके चेकलिस्ट हैं उसमें, और उनको कंसेशंस क्या क्या दिए जाते हैं, ये पैकेज को कैसे यूज करना है, उसके सारे स्टेप्स उसमें डिटेल्स दिए गए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो ये कौन कौन यूज कर सकता है? ईसी वर्कर्स यूज कर सकते हैं, विलेज रिहैबिलिटेशन वर्कर्स यूज कर सकते हैं, सीबीआर वर्कर्स यूज कर सकते हैं, आशा वर्कर्स यूज कर सकते हैं, स्पेशल टीचर्स जो प्राइवेट प्री स्कूल्स में हो, या फिर गवर्नमेंट, जैसे एसएसए में कई बार देखा गया है कि होम बेस्ड इंटरवेंशंस होती हैं छोटे बच्चों के लिए, तो वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर प्री स्कूल टीचर्स कहीं पर भी, चाहे वो प्राइवेट में हो, रूरल एरियाज में हो, अपना एक होम बेस्ड उसमें काम कर रहे हो, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। पेरेंट्स यूज कर सकते हैं, मदर्स ग्रुप जैसे पेरेंट टू पेरेंट अप्रोच होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग भी यूज कर सकते हैं, और आंगनवाड़ी के जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी ट्रेनिंग में इस पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए असेंबली है, यहाँ पर हम बच्चों का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, सब एक साथ खड़े हैं। ये एक मॉडल है इंक्लूसिव स्कूल का। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर भी देखिए बच्चों को अलग नहीं बिठाया जा रहा है। आप, ये आंगनवाड़ी है, 2 फोटोग्राफ्स इसमें आंगनवाड़ी के हैं और एक जो है प्राइवेट प्री स्कूल का है। तो ये जो कैलेंडर है उसका मैग्नीफाइड वर्जन मतलब टांगा गया है। ये डिजाइन ऐसे किया गया है इसका कि अगर आप हार्ड कॉपी यूज कर रहे हैं तो उसको आप पेड़ पे भी बांध सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड स्कूल हो, आप उसको बाहर आंगन में या ओपन एरिया में भी उसका यूज कर सकते हैं। और उसके पेजेस को आप टर्न कर सकते हैं तो ज्यादा हेवी नहीं होता है, दोनों तरफ पेजेस उसको मटेरियल को प्रिंट किया गया है। मैं उसका आपको समझाऊंगी। तो यहाँ देखिएगा बच्चों को एक साथ बिठाया गया है, लेकिन टीचर पहले होमवर्क करेंगी, वो स्टेप्स को पढ़ेंगी
उसमें समझेंगी क्या 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 मटेरियल्स को यूज करना है। अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है उस ग्रुप में तो उसके लिए क्या सुविधा एडिशनल उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो एक मतलब ये फील्ड ट्रायल जब हमने किया था तब की फोटोग्राफ्स हैं ये। नेक्स्ट प्लीज। और पेरेंट्स को भी हम एनकरेज करते हैं, खास करके डिसेबल्ड बच्चे की जो फैमिली मेंबर्स जो भी घर पे हों, भाई बहन हों, उनके पेरेंट्स हों, या फिर दादी नानी हों, या दादा नाना हों, कई बार आंटी उनके जो एडल्ट आंट्स होती हैं, या कोई नेबर्स होते हैं, उनको भी एनकरेज किया जाता है। कहने का ये मतलब है कि बच्चे को अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर वो आंगनवाड़ी सेंटर में या प्री स्कूल में अगर टीचर के रहते वो सीख लें, तो घर पे भी वही सपोर्ट जो है बच्चे को दे सकते हैं। तो उनको भी एनकरेज किया जाता है इसमें, उसमें ये सुविधा भी है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे एक टीचर जो है हाथ में न्यूज़पेपर जो बैग्स होती है ना, पैकेज जो पेपर बैग्स होती हैं, उसको उन्होंने हैंड पपेट्स बनाए, और हैंड पपेट्स बनाकर वो जो है सिखा रही हैं पेरेंट्स को और बच्चों को कैसे उसके साथ स्टोरी टेलिंग कर सकें। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे चित्र में उनको समझाया जा रहा है कैलेंडर को, टीचर्स मैनुअल को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट प्लीज। आप यहाँ पर भी देख, अब ये क्रिएटिव एक्टिविटी, अगर आप मटेरियल्स दे देंगे बच्चों को तो वो खुद उस काम को अपने लेवल पर वो पार्टिसिपेट करके दूसरे बच्चों के साथ में शामिल होकर ग्रुप्स में वो उस काम को सीखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब ये जो है हमने कुछ टिप्स दिए थे टीचर्स को। अगर किसी बच्चे को आप बहुत कम उम्र में उसको पहचानना चाहते हैं तो बहुत बेसिक चीज़ें मैं शेयर करूंगी, चेकलिस्ट ना होकर बस इन बुनियादी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कई हद तक, कुछ हद तक हम बच्चों को जल्दी पहचान सकते हैं। एक तो जब बच्चा 6 साल के अंदर आप नोटिस करेंगे कि बच्चा जो है लैंग्वेज उसका, जैसे आप कोई कतार में कोई चीज़ें उसको बोलते हैं याद करने के लिए, वो नहीं कर पाता है, या फिर कोई आप स्पष्ट रूप से उसको उच्चारण करने के लिए कह रहे हैं लेकिन वो उच्चारण उसको इमिटेट नहीं कर पाता है, ठीक है, या फिर उसके सीखने में गति बहुत धीमी है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें आपको दिखती हैं तो उसको आप एक पीडियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए ज़रूर भेजिएगा। कम से कम ये तो पता चले कि कौन से डेवलपमेंटल एरिया में उसकी कमियां हैं। अगर ऐसी कोई भी सूचना, अच्छा एक चीज़ और, कई बार ये देखा गया है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं डेवलप होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा धीरे से डेवलप होते हैं, तो थोड़ा सा अंतर होता है उनके गतिविधि में। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, अगर आपको लगे कि जिस उम्र में उसको वो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है लेकिन 2 महीने निकल गए, तब आप देरी मत करिएगा। 2 महीने से ज़्यादा आप इंतज़ार मत करिए, तुरंत उस बच्चे को असेसमेंट के लिए भेजिए। जो भी आपके पास सुविधा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आंगनवाड़ी से मतलब वर्कर्स हो, उनकी भी अच्छी ट्रेनिंग होती है डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए। तो किसी के पास भी आप उस बच्चे को पहले उसका जांच करवाइए, ताकि अगर उसमें कोई कमी है तो तुरंत उसको हम इंटरवेंशन दे सकें। मेमोरी बहुत ज़रूरी है बच्चों का देखना, कि अगर आप जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों के नाम क्लास में, ये बच्चा याद नहीं रख पा रहा है, भूल जाता है बच्चा, और उसको ए करके बुलाता है, नाम से नहीं बुला पा रहा है, या फिर टीचर का नाम नहीं याद है उसको, या प्रिंसिपल का नाम याद नहीं है, या फिर उसको ये नहीं याद है कि उसकी क्लास कौन सी है, या फिर उसको ये नहीं याद है कि घर में उसके जो घर के सदस्य हैं उनके नाम क्या हैं, मतलब याददाश्त में उसकी कमी है। या आप कहानी बता रहे हैं तो वो पूरा सुनता नहीं है, और उसमें अगर 5 पॉइंट्स होंगे कहानी में तो 2 ही पॉइंट बताएगा, उसके बाद भूल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई काम बताएंगे और उसमें आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो 3 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो एक ही इंस्ट्रक्शन याद रखता है, बाकी नहीं याद रहता है। तो अगर इस तरीके के कोई कमियां आपको दिखाई दें तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत उस बच्चे को साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भेजिए और उसकी जांच करवाइए, देखिए वो उम्र के हिसाब से। टीना जी, आप अपना माइक प्लीज चेक करिए, क्योंकि कोई भी माइक ओपन करेंगे तो रिसाउंड होगा और डिस्टरबेंस होगी सबको। सब अपने अपने माइक्स चेक करिए प्लीज। अभी तक आप लोग सब ने बहुत अच्छी मतलब कोऑपरेशन दी है, प्लीज आगे भी करिएगा। और फिर उसके बाद में ध्यान देने की जो विधि है कि किस हद तक बच्चा ध्यान दे पाता है, उस पर भी ध्यान मतलब उसको भी केयरफुली ऑब्जर्व करना जरूरी है।
जैसे बच्चे आप देखेंगे कोई काम आप देते हैं करने के लिए तो पूरा नहीं करते हैं, थोड़ा ही करके फिर उठ के यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देते हैं, या फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या फिर दूसरे बच्चों की चीज़ों को झपटेंगे, वो अपनी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। और कोई भी जगह आप उनको बैठने को बोलेंगे तो वो नियम अनुसार नहीं बैठ पाते हैं, तो रेस्टलेसनेस बहुत होती है। आप कोई चीज़ उनको समझा रहे हैं या उनसे कोई जैसे कहानी के तौर पे भी आप उनको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, आप देखेंगे कि ये बच्चा ध्यान ना उस बात को पूरा नहीं सुन पाता है, उस बात खत्म होने तक अपना ध्यान नहीं उस पर टिका पाता है। तो वहाँ पर आपको ज़रूर संभल जाना चाहिए कि बच्चे में कुछ कमियां हैं जिसके कारण असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो असेसमेंट करने के बाद जो है आप जानकारी लीजिएगा कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन असेसमेंट होने से पहले उसको आप ये मत बोलिए कि तुम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो, या फिर तुमको दिखाई नहीं देता, या तो तुम बहरे हो। ये ठीक बात नहीं है। साइंटिफिक असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके लेवल को समझिए, उसकी दिक्कतों को समझिए, और फिर जो उसको सुविधा देनी है वो देना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में बहुत मतलब जैसे 3 साल की उम्र में आप देखेंगे कि बच्चा नाड़ा नहीं बांध, मतलब उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, बटन नहीं लगा पा रहा है। आप बैग है उसका जिप है वो जिप खोल नहीं पा रहा है, बंद नहीं कर पा रहा है। एक बैग में आप उसको वाटर बॉटल डालने के लिए बोलेंगे तो उसका बैग का जो ओपनिंग होता है उसको वो सही से संभाल नहीं पा रहा है, बॉटल को अंदर नहीं रख पा रहा है। तो ऐसे आप फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में आप दिक्कतें नोटिस करेंगे। अगर किसी बच्चे में मोटर इम्पेयरमेंट है, माइल्ड मोटर इम्पेयरमेंट है, इस तरह की प्रॉब्लम्स ध्यान में आ जाती हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कुछ बच्चे जो हैं, जैसे आप उसको बोलेंगे बेटा ये ग्लास ले जाके टेबल पे रखो, वो जाते जाते कम से कम 2 चेयर को मार के जाएगा या फिर दीवार को लग के जाएगा, मतलब सीधा नहीं जाएगा, यहाँ वहाँ किसी और चीज को भी डिस्टर्ब करके या चोट लगा के इस तरीके से वो आवाजें करते हुए जाएगा। अगर आप उसको कहेंगे ड्रॉयर निकालो और इसमें ये किताब रखो, तो वो आधा ही किताब रखेगा, आधा ड्रॉयर में फंसा रहेगा। तो इसको हम कहते हैं क्लमजीनेस, मतलब किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाना। क्यों? क्योंकि एक तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण और मोटर कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण बच्चा जो है जो प्रॉब्लम रहती है उनको। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई एक्टिविटीज आप देखते हैं तो तुरंत उस चीज को आप ध्यान दीजिए और उसका असेसमेंट करवाइए। उसके बाद में जो जैसे कोई आप उसको बोलेंगे कोई शेप को ट्रेस करना, या किसी शेप के ऊपर पेंसिल से या उंगली से उस पर फेरना ताकि वो शेप के हिसाब से वो देखे, तो यहाँ पर भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन के कारण ट्रेसिंग नहीं कर पाते बच्चे। ठीक है, तो ट्रेसिंग नहीं कर पाएंगे तो कॉपी भी नहीं कर पाएंगे, कॉपी नहीं कर पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो अगर इस लेवल पर बच्चे के अंदर कमियां हैं तो आगे लिखना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे। हाँ, और भी चीजें देखने को मिलेंगी आपको, जैसे बच्चा लेफ्ट एंड राइट में अंतर नहीं समझता है। हाँ, बहुत सारे बच्चे शुरुआत में अंतर नहीं समझते हैं, उसमें कोई आप एकदम से उसको लेबल मत करिए। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम उम्र के आने के बाद भी अगर वो कंटिन्यू होता है, आपके हेल्प करने पर भी, आपकी मेथड्स मतलब जो स्पेशलाइज्ड मेथड्स उसको यूज करने पर भी बच्चा संभल नहीं पा रहा है, सुधर नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ कमी है। तो अगर कंफ्यूजन है डायरेक्शंस की, जैसे लेफ्ट राइट में, और कई बार विजुअल स्पेशल कॉन्सेप्ट, जैसे हम कहेंगे कि तुम जो है टेबल के लेफ्ट साइड पर दूसरे रैक में किताब है वो लेकर आओ। अब टेबल कहाँ है, टेबल का लेफ्ट कौन सा है, उसके बाद में रैक अगर वो शेल्फ देखता भी है तो उसमें दूसरा नंबर कौन सा है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस याद रखना कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए तो आप क्या करेंगे उस टाइम पर, अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, आप देखते हैं बच्चा इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उसमें जो है आपको असेसमेंट करवाना बहुत जरूरी है। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप 3 से 6 साल के बच्चों में इन समस्याओं को आप देखेंगे। तो इसको नजरअंदाज मत करिए। और कई लोग बोलते हैं हाँ ये बड़ा बच्चा जब और उम्र आ जाएगी, जब बड़ा हो जाएगा तब वो करेगा, ये गलत बात है। देखते ही तुरंत उसको असेस करवाइए और उसका इंटरवेंशन शुरू करिए। दिस इज माय सजेशन एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड सुमित। हाँ, ये देखिए छोटे बच्चों के लिए पिक्चर्स का यूज किया गया है। टाइम टेबल आप बनाते हो क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं,
तो इस तरीके से आप पिक्चर्स यूज कर सकते हैं टाइम टेबल बनाए, ताकि बच्चा भी उस चीज को समझे, उसको मालूम हो कि पहला क्लास क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। पिक्चर्स बच्चे समझते हैं, तो उस चीज का यूज करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये जो पैकेज है इसका कवर पेज में आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ। यहाँ पे सोलर एनर्जी मतलब सन, धूप को या सूर्य भगवान को एक इंक्लूसिव रिसोर्स माना गया है। जैसे सूर्य भगवान किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, वो सबके ऊपर अपनी दया दिखाते हैं, इसी तरीके से एजुकेशन को भी अगर हम सूर्य भगवान माने तो उसकी जो आशीर्वाद है सभी बच्चों के ऊपर होना चाहिए। और ये देखा गया है कि जब भी सूर्य भगवान, बारिश जब होती है तो वो रेनबो मतलब निर्माण करते हैं। रेनबो कब निकलता है? जब सही सपोर्ट, सही मात्रा में हवा में उसकी क्या बोलते हैं, पानी का पदार्थ हो और सही हीट उसमें हो, तभी तो बच्चे शाइन करेंगे। तो हमारे लिए हमारे बच्चे रेनबो जैसे हैं, ठीक है। तो अगर हम एजुकेशन सही मात्रा में और सही सुविधा के साथ बच्चों को देंगे, हमारे बच्चे भी रेनबो की तरह चमकेंगे। ये इसका फिलॉसफी है। और आप नीचे देखेंगे छोटे छोटे फेसेस हैं, खेलने की सुविधाएं हैं। ये प्लेवे मेथड है, ये पैकेज जो है प्लेवे मेथड है। और आप बैक साइड जो कवर है उस पर हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया, मतलब हम लड़कियों में और लड़कों में फर्क नहीं करते हैं, हम दोनों को एक समान मानते हैं। ये पैकेज सभी के लिए एक समान है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम ये इंक्लूसिव पैकेज का जो अर्थ है हमने थोड़ा सिंबॉलिक बनाया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये कैलेंडर है, मैंने आपको बताया इसके अलग अलग हिस्से हैं। तो ये कैलेंडर का एक शीट का सैंपल है जहां पर इसके 2 भाग हैं। ऊपर वाला भाग जो है ऑब्जेक्टिव्स बताता है, जैसे पहला महीना, 1 का मतलब है पहले महीने का करिकुलम, और उसमें जो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं जो 3 साल के बच्चे, मतलब जैसे आप अगर समझ लीजिए बच्चा 3 साल या 3 साल 6 महीने का हो तो उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव सही रहेंगे। तो आप यहाँ से शुरुआत करिए। अगर इसमें कोई कमी हो, बच्चा इस लेवल पर नहीं हो, तो फिर आप उसको जैसे डेवलपमेंटल चेकलिस्ट है हमारे पास, प्री प्राइमरी चेकलिस्ट FACP का है, उसमें जो एक्टिविटीज हैं उस पर आप ट्रेनिंग दे सकते हो। जब बच्चा इस लेवल पे आ जाए तब उसको शामिल कर सकते हो, ये तरीका है। और इसमें आप देखेंगे नीचे डब्बे बने हुए अलग अलग रंग के, कन्वर्सेशन ग्रीन में है, गेम्स ब्राउन में है, सॉन्ग्स जो है वो पिंक में है, स्टोरी को ब्लू में रखा गया है, क्रिएटिव एक्टिविटी को उसमें जो है येलो में है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव को बोलचाल के रूप में, फिर उसको एक खेल के रूप में, उसी ऑब्जेक्टिव को फिर उसको एक सॉन्ग के रूप में, राइम के रूप में, फिर उसको एक स्टोरी के रूप में, और इसको एक क्रिएटिव एक्टिविटी के रूप में उसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज देखना पड़ेगा। किसी का माइक खुला है, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए 5 स्ट्रेटजीज के लिए उन बच्चों को अवसर देना जरूरी है। सिर्फ आप एक एक्टिविटी करोगे कन्वर्सेशन और बाकी 4 नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि प्री स्कूल बच्चे जो हैं, जब कोई चीज वो सीखते हैं तो वो जो सीखते हैं उसी माध्यम से उस चीज को दर्शा नहीं पाते, तो उनको हम अलग अलग ऑप्शंस देते हैं, एक्टिविटी के रूप में, स्टोरी के रूप में, कहानी सॉन्ग के रूप में, या गेम के रूप में, या फिर संभाषण के रूप में। जो भी उसके डेवलपमेंटल एज के हिसाब से जो भी सुविधा उसके पास होगी, बच्चा उसी को जो है वो मतलब वो एक्सप्रेस कर पाएगा। तो एक्सप्रेशन उसके लिए हम मल्टीपल सोर्सेस दे रहे हैं बच्चे को, इसीलिए 5 स्ट्रैटेजीज को जो प्री स्कूल एज के बच्चों के एज के बराबर है, उन चीजों को हमने यहाँ पे माध्यम बनाया है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये पहला पेज का पहला हिस्सा है, ये वाला जो अभी आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। हर एक ऑब्जेक्टिव को पिक्चर्स में दर्शाया गया है ताकि बच्चे जो हैं क्लास जैसे टाइम टेबल देखते हैं, अगर वो कैलेंडर देखेंगे तो उनको मालूम है कि हाँ हम इस वक्त ये वाला एक्टिविटी कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, टीचर अब ये करवाएंगे। अगर आप लिखित रूप में रखेंगे तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इसका डिजाइन इस तरीके से किया। नेक्स्ट प्लीज। इसका नीचे का जो हिस्सा है, हर एक एक्टिविटी जैसे कन्वर्सेशन है, गेम है,
उसके सारे सैंपल्स यहाँ पे पिक्चर्स के रूप में दिखाए गए हैं। कहानी जो उसमें इंक्लूड किया गया है पहले महीने में, उसको भी हमने पिक्चर्स में दिया है ताकि बच्चे इसमें शामिल हों, बच्चों को साथ में लेके चलना है इस कैलेंडर में। नेक्स्ट फिल्म। तो इस तरीके से 10 महीने का जो है करिकुलम बनाया गया है। अब ये देखिए यहाँ पे आइकॉन्स हैं, हर एक डिसेबिलिटी के लिए एक आइकॉन है। अगर किसी स्टेप के आगे ये आइकॉन है, इसका मतलब है अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे के साथ काम करें तो उसके लिए कौन सा स्टेप हमें यूज करना है। आगे जाइएगा, नेक्स्ट प्लीज। ये 1 से लेके 10 महीने तक का डिवाइडर पेजेस हैं, ताकि टीचर को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। वो डिवाइडर पेज देख के कौन से महीने का प्रोग्राम लेना है, कौन से एक्टिविटी को लेना है, उसका जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए एक सैंपल है एक्टिविटी शीट कैसी होती है। कन्वर्सेशन C1, C मतलब कन्वर्सेशन, 1 मतलब फर्स्ट एक्टिविटी, पहले महीने का फर्स्ट एक्टिविटी। और ग्रीन बैंड, ग्रीन ऊपर देखिए ग्रीन कलर का वहां मार्क दिया, तो जब टीचर उसको ढूंढेंगी ना तो उनको मालूम है ग्रीन है तो इसका मतलब कन्वर्सेशन से संबंधित है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हर एक स्टेप्स, जैसे यहाँ पर देखिए कम से कम 6 या 7 स्टेप्स हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि सेकंड स्टेप में यहाँ पर ईयर का सिंबल है। इसका मतलब है अगर बच्चा नहीं सुन पाता है उस ग्रुप में तो उसके लिए वो पद्धति यूज करनी पड़ेगी इंक्लूजन के लिए। अगर आप उसको नहीं यूज करेंगे तो वो बच्चा रह जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसीलिए उस स्टेप को ध्यान से देखिए, उसमें क्या मटेरियल, तो टीचर को पहले ही प्लान करके वो मटेरियल साथ में रखना पड़ेगा जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सेकेंड पेज में आप देखेंगे लास्ट में एक छोटा सा नोटबुक टाइप में है, वो सिर्फ समरी करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो टीचर को फॉलो करना चाहिए उस क्लास के टाइम पर, तो वो टिप्स वहां दिए गए। तो हर एक एक्टिविटी में आप देखेंगे इसी डिजाइन को हमने यूज किया है। नेक्स्ट वाला प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सुमित जल्दी करिए, टाइम निकलता है। सिर्फ स्लाइड को चेंज करिए ना, आप पीछे चले गए। रामशंकर अपना माइक बंद करिए। रामशंकर प्लीज अपना माइक बंद करिए। रामशंकर, रामशंकर अपना माइक बंद करिए प्लीज। सुमित आप उनको डिस्कनेक्ट करिए। हाँ, तो अभी देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी गेम का है, उसका एक उदाहरण मैंने दिया है, तो उसका एक चित्र बनाया गया ताकि गेम के बारे में पता चले। और उसको ब्राउन बैंड दिया गया है, और इसमें भी आप देखेंगे वही आइकॉन्स हैं, स्टेप के हिसाब से दिए गए हैं। तो जहां जहां चिंताजनक बात होगी, सॉन्ग्स और राइम्स में अटेंशन, लिसनिंग अटेंशन बहुत जरूरी है। तो वो आपको ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा बच्चे को बड़े ग्रुप में रखें या अलग से उसको सिखाया जाए, या छोटा हिस्सा ही उस सॉन्ग का सिखाया जाए, पूरा का पूरा गाना ना सिखाया जाए। ये टीचर को अपने आप ही डिसाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉन्ग का एक कॉन्सेप्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट है, उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर ये सारे राइम्स और उसको एकत्रित किए गए हैं। और उसका जो कलर है वो पिंक है ऊपर में, ठीक है। तो ये 2 एक्टिविटीज का मैंने एक ही पेज में दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये स्टोरी के लिए है, ब्लू बैंड है इसका टाइटल। ये एक उदाहरण है, बॉल करके एक स्टोरी है, उसके बारे में। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि स्टोरी के स्टेप्स जो बताए गए हैं, कई बार ये देखा गया है स्टोरी में थोड़ी दिक्कतें आती है, बच्चे सुनते नहीं है ठीक से, कभी उनको प्रॉब्लम होती है समझने में वोकैबुलरी। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं टीचर्स को, टिप्स में दिए गए हैं, मटेरियल साथ में रखिए। जो भी वस्तुएं उसमें स्टोरी में आएंगी, अगर आप उन चीज़ों को, कॉन्क्रीट आइटम्स को वहां रखेंगे और उसके आधार पर आप स्टोरी बताएंगे, या किसी बच्चे के साथ में एक्शन करके आप बताएंगे, तो वो तरीका ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप कंटिन्यूस अगर सिर्फ बोलते जाएंगे और बच्चा सुनने के लिए उसको आप मतलब वंचित करेंगे, तो वो तरीका ठीक नहीं रहेगा। तो स्टोरी में और सॉन्ग में टीचर को अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से उनको थोड़ा सा अपना ओन मेथड को भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये क्या हो रहा है सुमित जी?
क्रिएटिव एक्टिविटी, इसका स्क्रीन बड़ा करिए, स्क्रीन छोटा हो गया है, स्क्रीन को इनलार्ज करिए। ना स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाँ अभी दिख रहा है, थैंक यू। फिर से गया, तो समय बहुत लग रहा है सुमित जी, ऐसे मत करिए ना, जल्दी जल्दी खत्म करना है, अभी थोड़े से और हैं। हाँ, क्रिएटिव एक्टिविटी येलो बैंड है भैया, क्या हो रहा है ये? आप पीपीटी सबको सर्कुलेट करिए, ये ऐसे नहीं चलेगा, या तो आप बंद करिए, फिर मैं देख के ऐसे ही बता दूंगी बिना देखे। आप बहुत टाइम मेरा निकाल रहे हैं और 1 बज गए ऑलरेडी। जाइए जल्दी आगे जाइए प्लीज। सुमित, सिर्फ स्लाइड को नेक्स्ट करना है, बार बार हाँ, रीस्टार्ट पता क्यों नहीं हो क्यों रही है इतना स्लाइड? डिस्टरबेंस हो रहा है। आगे जाइए प्लीज। हाँ, क्रिएटिव एक्टिविटी में, अरे बाबा थोड़ा रुकिए, क्रिएटिव एक्टिविटी पे मुझे एक चीज समझानी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए, पाम प्रिंटिंग का एक एक्टिविटी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, और इसमें जो है मटेरियल्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सजेशन दिया गया है, ये नहीं कि आपको यही करना है। अगर आपके माहौल में सुविधा कुछ और एक्टिविटी के लिए है, आप उसके साथ में जोड़ सकते हैं, एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये छूट दी गई है, ऐसा नहीं है कि जिसमें ये एक्टिविटी दी गई इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना, ये सिर्फ सजेशन है। सजेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि अलग अलग माहौल में नई नई चीजें मिलने को हैं, तो टीचर्स अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकती हैं, कल्चरल जो स्पेसिफिसिटी है वहाँ यूज कर सकती हैं। हाँ, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी, हमारे गांव में आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये जो पत्तों का बहुत यूज करते हैं, जैसे विजिल करने के लिए या प्रिंटिंग करने में पत्तों का बहुत इस्तेमाल करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में। और वहाँ पे वो जो पेड़ हैं जिनके पत्ते यूज करते हैं, और खास करके जो आम का पत्ता होता है उसके साथ विजिल बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ब्लोइंग एक्टिविटी कर सकते हैं उसके साथ। तो जरूरी नहीं कि पाम प्रिंटिंग ही हो, अगर वो नहीं है, बच्चा, कई बार ऑटिज्म बच्चे होते हैं, हाथ को वो कुछ लगना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कोई स्टिकी चीज, कोई गीली चीज लग जाए तो वो इरिटेट होते हैं, तो उनके लिए ऐसे एक्टिविटी ना लें, उनको जो सूटेबल हो वही मटेरियल लें और वही काम करवाएं। तो फोर्स नहीं करना है किसी भी बच्चे को, आप ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी। तो क्रिएटिव एक्टिविटी में अलग अलग एक्टिविटीज दी हैं, अगर ये एक्टिविटी सूट नहीं करता है तो आप दूसरे पे भी जा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी टीचर को डिसाइड करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको सभी को करवाना है। हो सकता है आप छोटे छोटे झुंड बना सकते हैं क्लास में, 5 बच्चों का एक झुंड, 6 बच्चों का एक झुंड, और फिर उनको आप चीजें देकर और उनके साथ में आप उनको फ्रीडम दे सकते हो क्रिएटिव एक्टिविटी। तो क्रिएटिव एक्टिविटी एंजॉय करना चाहिए बच्चों को, कंपल्सरी नहीं है ये एंजॉय करने वाली बात है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो टीचर्स के पास है, हमें जो फीडबैक मिला था जब ये पैकेज, ये क्रांति जी अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, प्लीज डोंट इंटरफियर। जया शुक्ला, आप भी अपना बंद करिए माइक। हाँ, तो फीडबैक टीचर से हमें ये मिला था कि एक तो टीचर्स को ये समझ आ गई थी कि कैसे सब बच्चों को जोड़कर एक एक्टिविटी को हम कंडक्ट कर सकते हैं क्लास में। दूसरी बात, उनको ये मालूम चल गया कि पेरेंट्स के रहते क्या इम्पोर्टेंस है और उससे क्या मतलब फायदा होगा क्लास में, बच्चे को क्या फायदा होगा, पेरेंट को क्या फायदा होगा। तो ये चीज जो है इससे टीचर्स ने बताया कि इससे बहुत इम्प्रूवमेंट हमें मिला है, और पेरेंट्स के साथ हमको हमारा संबंध अच्छा हुआ, हम भी उनकी बातें समझ रहे हैं, वो भी हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। तो ये इससे बच्चे की इम्प्रूवमेंट मुझे काफी हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, जो बच्चे थे उनमें हमने देखा कि और जो नॉर्मल बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चों के साथ में काम करना शुरू किया उन्होंने ऐसे एक्टिविटीज करने के कारण। और जो डिसेबल्ड बच्चे थे वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये नहीं कि वो सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो खुद भी उसमें शामिल होकर खुद भी वो कुछ अपनी तरफ से कुछ शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो इनिशिएटिव लेना शुरू किया उन बच्चों ने। और फिर जो फ्लैश कार्ड्स थे ना, तो वो सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए नहीं, इवन नॉर्मल बच्चों के काफी फायदेमंद हैं। तो कई बार होता है कुछ बच्चों का ध्यान ठीक नहीं रहता है, या उनकी भाषा उम्र के लिहाज से नहीं होती है, तो उस टाइम क्या होता है, बच्चा जो है उस चीज को समझ नहीं पाता है। अगर आप पिक्चर्स यूज करेंगे, मटेरियल्स यूज करेंगे, तो उसकी समझ में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ग्रुप का एक तरह से इंक्लूड होकर एक काम को करना, उसमें इस चीज से सुविधा आ जाती है। नेक्स्ट प्लीज।
पेरेंट्स ने ये बताया कि अब उनको समझ आ रही थी कि बच्चे के साथ में कैसे काम करना है। उनको अब समझ आ रही थी कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, क्यों बच्चे को एक्टिव रखना चाहिए, उसकी अटेंशन पे क्यों ध्यान देना चाहिए, घर में छोटी छोटी मौके जो हमें मिलते हैं उसको हम कैसे बच्चे के फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। हम इस चीज़ों को पहले नहीं समझते थे, ध्यान नहीं देते थे। हम तो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों को ध्यान देते थे कि बच्चा इस चीज़ को सीखे, जबकि बच्चे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो पेरेंट्स ने ये बताया कि इस चीज़ को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगी मैं कि देखिए ये जो पैकेज है ये सिर्फ हमने एक पहल की है। ये देश में सबसे पहला पैकेज ऐसा है जो इंक्लूसिव है, खास करके प्री स्कूल के लिए। अब क्योंकि एनईपी में 2020 में प्री स्कूल को जोड़ा गया है, मैं सोचती हूँ कि आरंभ का काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होगा और टीचर्स इसको यूज़ कर सकती हैं। और आजकल क्योंकि कोविड कंडीशंस हैं, वर्चुअल मीडियम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है निपिट के लाइब्रेरी में, आप उसको ले सकते हैं। और आप इसी को पेरेंट्स से भी आप सर्कुलेट करिए, उनसे भी शेयर करिए, ताकि वो अपनी तरफ से अपनी जगह से उसको ऑपरेट कर पाएँ और आप अपनी घर से उसको ऑपरेट कर पाएँ। और फिर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि कौन से स्टेप में क्या बदला। और जो भी स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं वो अल्टीमेट नहीं है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये सिर्फ आपको एक सजेशन दिया जाए, इस तरीके से आप करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इससे भी बेहतर आइडिया आता है, बहुत अच्छी बात है। ज़रूर निपिट को फीडबैक दीजिए कि आपने और इसमें सुधार कैसे देखा, उससे क्या फ़ायदा हुआ, या आपके कैसे आपने इसको इस्तेमाल किया। अगर आपको कोई दिक्कत आती है वो भी आप फीडबैक दीजिए। इससे क्या होगा, ये पैकेज और सुधरेगा और लोगों को सेवा करने में इसमें आसानी आएगी। तो ये मेरा निवेदन है आप सबसे। और अभी हम लोग क्योंकि वर्चुअल मोड में हैं, इसलिए फेस टू फेस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ सवाल हों तो मैं एक 10 मिनट दूंगी, उसके बाद मुझे क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई पूछना है तो कृपया जल्दी जल्दी पूछिएगा, ताकि मैं 1:25 पे मुझे निकलना है। कोई क्वेश्चंस हो सबिता? अगर किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो। हेलो सर। हाँ हेलो रूपा सर। जी, बोलिए रूपम। हाँ, मेरे को पूछना है कि अगर कोई स्पेशल बच्चा था जिसके पेरेंट्स ने काफी इलाज कराया, उसको नहीं पता चल पाया कि इसका क्या इलाज है, और वो बेटी अब 8 साल की हो गई है, अब वो कुछ भी, उसके पूरा बॉडी टाइट है, तो उसको क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए? जहां तक आप बता रहे हो, क्योंकि आई एम श्योर अगर वो कहीं पर भी गए हों, ये सलाह दी गई होगी कि थेरेपी करना है, थेरेपी के लिए जाना है। कई बार क्या होता है, घरेलू हालात ठीक ना होने के कारण वो उस चीज़ को खर्च नहीं कर पाते हैं, या समय नहीं दे पाते हैं, या जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके आसपास नहीं होती है सुविधा। दुर्भाग्यपूर्ण उस बच्चे की उम्र निकल गई है और उसने क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह समय से नहीं किया है, इसलिए बॉडी स्टिफ हो गई है। मुझे लगता है ये सेरेब्रल पॉल्सी है, लेकिन फिर भी एक बार उस बच्चे को सीआरसी ले आइए, उसको चेक करने दीजिए। हो सकता है कुछ उसकी आगे जो और भी डिटेरियोरेशन होगी उसको हम रोक सकते हैं, कुछ हद तक तो बच्चे को हम कुछ हेल्प दे सकते हैं, ये मैं समझती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। और ये मत बोलिएगा कि उनको पता नहीं चला है मैम। ये पूरी बात नहीं बताते हैं, ये मैं आपको अनुभव से बता रही हूँ। उनको ये कहा जाता है कि आप ये करिए वो करिए, लेकिन वो अपने विवश होकर वो नहीं कर पाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बच्चे मतलब उसका जो भी असर है बच्चे के ऊपर से निकलता है। इसीलिए मैं तो कभी कभी तो डराती हूँ पेरेंट्स को कि अगर आप नहीं करोगे तो आपका बच्चा ऐसा हो जाएगा, पहले ही बता देती हूँ, ताकि उनको दिखाई दे कि मेरे आगे क्या मेरा फ्यूचर है। तो वो उस चीज को समझ पाते हैं, समय की इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं, उम्र के इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं। एक्चुअली मैम वो काफी पैसे वाले हैं, वो काफी डॉक्टरों के पास गए, मगर कभी भी ऐसे सेंटर्स पे नहीं गए। रूपम जी, मैं एक चीज आपको, एक बहुत बेसिक मैं आपको एक प्रिंसिपल बता रही हूँ। पैसा एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई नहीं करना चाहता तो नहीं करेगा बस, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन देने की विधि में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप उनको फ्यूचर बताएंगे कि ये नहीं करोगे तो ये होगा, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देंगे, तो कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इतना बुरा हालत में हो।
तो या तो किसी ने उनको सही से मार्गदर्शन नहीं दिया है, या सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, या फिर पेरेंट्स ने उसमें कुछ नेग्लिजेंस किया होगा, कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। अब कमी को गिनने से फायदा नहीं, हमें ये देखना है कि इस वक्त बच्चे का हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। कम से कम अब देरी मत करिए, अब उनको एनकरेज प्रेजेंट में मैं उसको सीआरसी भेजूं मैम? सीआरसी भेज सकते हैं, क्योंकि मैं सीआरसी के माध्यम से आपसे बोल रही हूँ, इसलिए वो शायद गाइडेंस दे सकते हैं कहाँ भेजना है सही तरीके से। अब मैं दूर हूँ आपसे, तो मैं तो और इससे ज्यादा नहीं बोल सकती इस वक्त। यस मैम। जहां पर भी वो बच्चा है ओके। उसके आसपास कोई भी सुविधा हो उनके पास भेजिए आप। कम से कम उसका असेसमेंट सही हो, साइंटिफिक असेसमेंट हो, पहले उसको आप इंश्योर करिए। 8 साल की है तो उसकी काफी जिंदगी आगे है, तो कम से कम अभी तो पेरेंट्स को बताइए कि आप इस चीज पे ध्यान देना शुरू करिए। पैसे से, एजुकेशन से कुछ नहीं होता है, उल्टा जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं, वही लोग बात ज्यादा सुनते हैं। सॉरी, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यस मैम, राइट है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए नेहा। रूपम अपना माइक बंद करो। मैम जैसे कि माइल्ड या फिर मॉडरेट बच्चा है, तो मैम अगर उसको हम लोग मतलब अगर उसके लिए गोल क्या लें जिससे वो और अच्छे तरीके से सीख सके? मैम जैसे मतलब और अच्छे गोल। हाँ, आप स्टूडेंट हो नेहा? यस मैम, स्टूडेंट तो है। यस स्टूडेंट मैम। कौन से साल में हो, कौन सा कोर्स करो, मुझे ये मैम बता इस बार फर्स्ट ईयर है मैम। फर्स्ट ईयर है तो आप बहुत छोटे हो, आपको बहुत आगे जाना है, आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है? वो जरूर आप करिएगा, और आपको इंटरेस्ट है, मैं देख रही हूँ इस बात को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइंटिफिक मेथड्स हैं इसके, इतनी कम समय में मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उसके चेकलिस्ट होते हैं, उसके हिसाब से आप उम्र के हिसाब से बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, कितना पीछे रह गया है, इस चीज की आपको ज्ञान होगा, और उसके हिसाब से फिर उसके जो मेथड्स हैं या ट्रेनिंग मेथड्स हैं, इंटरवेंशन मेथड्स हैं, उसके लिए मैनुअल्स हैं, बहुत सारे मैनुअल्स हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आपके जो टीचर्स होंगे उनसे आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है? तो हर एक चेकलिस्ट का मैनुअल साथ में होता है, हर एक एक्टिविटी का मैनुअल होता है। पोर्टेज एक ऐसा मैनुअल है, फिर FACP के साथ में भी मैनुअल जुड़ा हुआ है, फिर एक अगर आप लिटरेसी लेवल पर ले रहे हैं तो ग्लैड करके एक मतलब मैनुअल है, असेसमेंट और मैनुअल दोनों है उसके साथ में। तो अलग अलग एक स्कूल रेडीनेस का एक छोटा सा बुकलेट हमने बनाया है सभी डिसेबिलिटीज के लिए। जैसे आप आरएम ले रहे हैं तो आरएम में तो अपने आप ही स्टेप्स दिए गए हैं हर एक एक्टिविटी का, तो वो अपने आप में एक आपको गाइडेंस बन जाता है। तो आपको सुविधाएं बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे अहम चीज है ये पहचाना कि बच्चे में क्या कमी है, किस उम्र के बराबर वो डेवलप हो रहा है, किस उम्र के बराबर नहीं डेवलप हुआ है, ये अंतर को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जो है इंटरवेंशन सही क्या होगा उसकी समझ आपको आएगी। तो आपको ट्रेनिंग करना है, ठीक है? आपको प्रैक्टिकल्स में शायद शुरू करवाएंगे ये सब चीजें, लेकिन आप प्रैक्टिकल्स में ध्यान दीजिएगा। ज्योति, हाँ 1 मिनट ज्योति को पहले बोलने दीजिए। नेहा अपना माइक बंद करो। हाँ ज्योति बताओ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। भैया ग्रीटिंग्स छोड़ो, सब एक दूसरे को नमस्कार बोल चुके हैं, बार बार मत करिए ऐसा, टाइम निकल रहा है। चलिए मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक क्लासरूम सेटअप में मैम एक स्पेशल टीचर क्या सफिशिएंट है? अच्छा, मल्टीपल हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आप लोगों को ट्रेनिंग में इस बात की जानकारी दी जाएगी, लेकिन अब मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी कि अगर बहुत ज्यादा चैलेंज्ड बच्चे हैं, बहुत ज्यादा मल्टीपल डिसेबिलिटी है, प्रोफाउंड रिटार्डेशन है, या 2 या 3 कंडीशन से ज्यादा डिसेबिलिटीज हैं बच्चे में, तो ऐसे बच्चों को 1-to-1 दिया जाता है, उनको ग्रुप में नहीं रखते हैं। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लो, ठीक है? 1-to-1 दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चे समझदार हैं लेकिन मूवमेंट कम है, उनकी मूवमेंट के लिहाज से वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को साथ में रहने की परमिशन देते हैं ताकि असिस्टेंस हो, ताकि पेरेंट भी घर पे कैसे उसको रिपीट करे, कैसे ट्रेनिंग वो घर पे फॉलो करें, उस चीज के बारे में उनकी समझ आ जाए। तो उसमें कोई खराबी नहीं है, पेरेंट को आप साथ में रख सकते हो, पेरेंट आपके पार्टनर बनेंगे इंटरवेंशन में, आप उनको समझाइए तरीका क्या है, आप उनसे सपोर्ट लीजिए, आप भी उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए। तो ये एक तरीका है पेरेंट्स को साथ।
तो ऐसे अगर मैम, पेरेंट्स साथ हों, मेरे को पूरा करने दीजिए ज्योति। Yes, ma'am. अगर ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स आपको सपोर्ट देते हैं तो 3 या 4 बच्चों को एक साथ आप हैंडल कर सकते हो क्लास में, ठीक है। अब एक कंडीशन है जैसा ऑटिज्म, जहाँ बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ADHD के बच्चे जिनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, तो क्लास असिस्टेंट को रख सकते हो, एक आया या कोई भी सपोर्ट के लिए, ताकि उस बच्चे की निगरानी वो मेंबर कर सके। लेकिन आप दूसरे बच्चों के साथ ध्यान देंगे तो ये बच्चा भाग जाएगा। अब हर वक्त तो आप उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते हो, तो तरीके अलग अलग हैं क्लासरूम को कैसे हैंडल करना। या फिर एक रेस्ट्रेंट चेयर रखिए जिसमें बेल्ट हो और बच्चे को आपने उसमें बिठा दिया ताकि वो अपनी मर्जी से उठ के भागे ना। अगर वो उसमें संभलता है, उसका बिहेवियर इतना तक आप ले आए हैं कि वो कोऑपरेट करता है, 10 मिनट 20 मिनट वहां पे बैठ जाता है अगर आपने बेल्ट लगा दिया। नहीं तो कुछ बच्चे भी ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं संभलते हैं, जोर जोर से चीखे मार के रोएंगे, हाथ पांव मारेंगे, चेयर गिरने की मतलब डर होता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसी अगर सिचुएशन है तो क्लास असिस्टेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकली मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा बच्चा कोई है तो उनको अगर आप दूसरे बच्चों के साथ जोड़ना चाहते हैं तो क्रिएटिव एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटीज में जोड़िए आप, ना कि एकेडमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो ज्यादा देर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जहां तक एकेडमिक बात आती है 1-to-1 होना चाहिए, जिसमें उसको इंटेलिजेंस की यूज करनी हो, भाषा उसको सुननी हो। अगर अटेंशन ज्यादा देने की बात आती है तो 1-to-1 करिए उसका। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सपोर्ट। रिक्रिएशनल हो तो इन्वॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर को करिकुलर है जहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्टिविटी है, सबके साथ वो मटेरियल के साथ में जुड़ सकता है, दूसरे बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में जुड़ सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप 3 या 4 बच्चों के साथ में कर सकते हैं। सिवियर बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो तो 1-to-1 बेस्ट है। कब जब तक उसकी बिहेवियर प्रॉब्लम को आप मैनेजेबल नहीं करते हो ग्रुप में, तब तक उसको ग्रुप में लाना ठीक नहीं रहेगा। तो अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, एक कोई वन स्ट्रेटजी इज नॉट एन आंसर टू ऑल। ये बात समझ आ रही? ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। हाँ, मीना सरदार, आप पूछना चाह रहे थे? हेलो। हाँ बोलिए महानंद। मैडम, ये आज का सेशन बहुत ही उपयोगी रहा, लेकिन इसकी पीपीटी आप शेयर कर सकते हैं मैडम प्लीज? भैया मैंने तो ऑर्गेनाइजर्स को छूट दे दी है, उनके पास है, वो जरूर आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको नहीं मिलती है किसी कारणवश तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी पीपीटी दे चुके हैं। ओके, थैंक यू मैडम। एक ही चीज मैं भूल गई, उसमें मैंने ईमेल नहीं ऐड किया, वो मैं बाद में करूंगी, वो आपको ऑर्गेनाइजर्स दे सकते हैं। कभी आपको कोई सवाल पूछने हो तो आप आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। कौन और कौन? हाँ नीलम जी बोलिए, नमस्कार। मैं बहुत देर से देख रहे हैं, इतना ध्यान देके सुन रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपके पास बहुत अच्छी सजेशंस होंगे, आप वो शेयर भी कर सकते हो। नहीं मैम, मैं तो आपसे सुन के इतनी इम्प्रेस हुई हूँ, जो अभी उन्होंने ध्यान में किसने बोला आपसे पीपीटी शेयर करने के लिए। मेरी भी रिक्वेस्ट यही होगी, अगर आप बिल्कुल 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 आप सबके लिए। कि मेरे ग्रुप में बहुत अभी पहुंचा 12 बजे मैंने देखा, तो मैं फटाफट देखा 12:15 हो गया, आपकी लगा दिया और लेट भी ज्वाइन किया। इट इज वंडरफुल पीपीटी, मैं बहुत ही रेयरली ऐसी सुनी है। मैं जितने से कोरोना शुरू हुआ है, मैं क्योंकि एजुकेशन के साथ रिलेटेड हूँ, कॉलेज लेक्चर थैंक यू मैडम फॉर बीइंग देयर, वर्क में हूँ एज अ काउंसलर। तो प्लीज ब्लेस अस, कई बार सबको ब्लेस कीजिए आप। पेरेंट्स को जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं बेचारे, तो उनके साथ विकलांगों के पेरेंट्स से बात करती हूँ, उनको एडवाइस करती हूँ। तो उसमें मेरे ज़्यादा, अब मैंने ये नहीं कहती कि मैंने बहुत नॉलेज गेन कर ली, कोशिश की अपनी तरफ से, और आपकी वर्कशॉप मेरे लिए आई ओपनर थी। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा है ऐसे महान हस्तियों देख के। आपकी इंट्रोडक्शन मैंने, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आपका, आपके मुझे बहुत अच्छा लगा। एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जेन्युइनली रिलेटेड होते हैं, उनको ऐसा इंटरेस्ट होता है कि ऐसे लोगों से मुलाकात हो, और इसीलिए मुझे जरूर मैडम, आप मेरा ईमेल लीजिए, आपको कोई और भी सवाल पूछना है तो यू आर वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल रिस्पॉन्ड टू नंबर प्लीज। धन्यवाद मैम। अभी नंबर देख लीजिए प्लीज। हेलो, समय को देखते हुए अब वेबिनार का समय समापन की ओर है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब मैम का समय 1 बजे तक का था, फिर भी 1:30 बजने वाले हैं, तो हम लोग समापन की संख्या में लेके जा रहे हैं वेबिनार को। अभी तक फोन कॉल्स आते जा रहे हैं, मुझे ज्वाइन करना है। जी मैम,
तो आज की इस वेबिनार में मैं सविता शुक्ला लेक्चरर आईडी सीआरसी की तरफ से मैम आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने ये जो आज अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली स्कूल पैकेज में क्या क्या असेसमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे स्क्रीनिंग करेंगे, कैसे हम फैमिली को जोड़ेंगे और इंक्लूजन सेटअप में कैसे हम टाइम टेबल और कैरिकुलम को डिजाइन करेंगे, उस बिहाफ में ये कोई जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में ही वो सेटअप तैयार हो। घर पे भी हम इसको सीख के, स्कूल में जाके सीख के, सेंटर्स में सीख के जाके अपने घर पे भी वो पैकेज को अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में मैडम ने बहुत खूबसूरती के साथ में बताया, जिससे सभी लोग इसके लाभान्वित हो सके हैं। जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबने अपने सवाल का आंसर भी प्राप्त किया। तो मैडम का हम दोबारा आभार प्रकट करती हूँ कि इतने शॉर्ट पीरियड में मैडम ने अनुमति दिया, इनविटेशन लिया हम लोग का सीआरसी की तरफ से कि इस वेबिनार को हम रिसोर्स पर्सन के रूप में स्वीकार करेंगे और इसको आज बहुत अच्छी तरीके से मैडम ने संपन्न कराया। इसके लिए मैं सीआरसी की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, सविता शुक्ला और सीआरसी की तरफ से धन्यवाद। मैं भी आभार प्रकट करती हूँ डायरेक्टर की तरफ और आपके सारे स्टाफ जो है, जो भी अरेंजमेंट्स आपने किया है। जी मैम, जी मैम, मेरा आभार। और मुझे आप अभी क्षमा करिएगा, मुझे जल्दी जाना है, फोन कॉल्स आते जा रहे हैं। आपका टाइम शेड्यूल बहुत टाइट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सविता जी, ये जितने लोगों जो लोग पीपीटी मांग रहे हैं और ऐसे भी मैम ने बोला है उनकी पीपीटी शेयर करने के लिए, आप सबको पीपीटी शेयर कर दीजिए। ठीक है सर, ओके। शायद उसमें रमेश जी बहुत धन्यवाद। और अगर कोई सवाल रह गए हो तो ईमेल में भेज सकते हैं, मैं जरूर जवाब दे दूंगा। और सविता जी, शायद मैम की ईमेल आईडी उसमें मेंशन नहीं है, तो अगर आप मेंशन करके शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो 2-3 दिन लगेंगे, पर ये इसे भेज सकते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। सबको नमस्कार। थैंक यू। आई हैव टू लीव। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि PDU-NI PPD की निदेशक महोदया श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का जो वेबिनार कराने हेतु कुशल नेतृत्व एवं सहमति हेतु धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ उनका। और सीआरसी लखनऊ के डायरेक्टर सर रमेश कुमार पांडे सर का आभार प्रकट करती हूँ, जिनके प्रेरणा सूत्र से ये वेबिनार संपन्न हो सकी और उनके समय समय पर जो मार्ग निर्देशन मिलता रहता है, उनके अनुसार हम लोग को कार्य करने का आगे प्रेरणा मिलती है। इसके लिए डायरेक्टर सर का धन्यवाद करती हूँ। और वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों, अभिभावकों का, प्रोफेशनल्स का, स्पेशल एजुकेटर्स का और सीआरसी के सभी प्रोफेशनल्स का इस वेबिनार में जुड़ने के लिए उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और दिव्या कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके संयुक्त तत्वाधान में ये वेबिनार संपन्न हो पाई। और सीआरसी लखनऊ के वेबिनार में कोऑर्डिनेटर के रूप में श्री संतोष कुमार जी का, नागेश कुमार पांडे जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आईटी कंसल्टेंट, जिनके बिना हम लोग की ये वेबिनार टेक्निकल रिसोर्सेज के द्वारा ही संपन्न होती है और इनके बिना ये वेबिनार संपन्न नहीं हो सकती है, तो इसके लिए आईटी कंसल्टेंट सुमित जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और इस वेबिनार में दोबारा से सभी लोग को हम पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वेबिनार में आप लोग ने 1 बजे तक की वेबिनार थी और 1:30 बजे तक सुनने के लिए आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि ये वेबिनार बहुत नॉलेजेबल थी। और 2002 में जब कुछ नहीं था, तब इस वेबिनार के लिए आरंभ चेकलिस्ट को जो उन्होंने बनाया, उस पर कार्य किया। उसके लिए हम लोग को आके मैडम ने हम लोग के बीच में आके जानकारी दी। इसके लिए धन्यवाद पुनः सभी को। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम।